देखिए, बात कुछ ऐसी है कि 1995 जनवरी के महीने की एक सुबह का वाक़या सुनाता हूँ। सुबह का समय था। दिल्ली की एक बहुत ही पॉश कॉलोनी, जिसे हम अशोक विहार कहते हैं, सुबह की उस धुंध में लोग जगे, उठे और वॉक के लिए निकले। वॉक के लिए क्योंकि एक ही जगह थी, वो थी कॉलोनी की पार्क। वहाँ सभी चले जाने लगे। सब लोग जब पार्क में वॉक करने के लिए जा रहे थे, अचानक से एक इंसान ने कुछ अजीबोगरीब से कपड़े पहने हुए एक गरीब बच्चे को, बच्चा यानी कि एक यंग बॉय, 15 साल के एक लड़के को देखा। उसके हाथ में एक खाली पानी की बोतल थी। पानी की बोतल खाली थी। वो उसे पकड़े जा रहा था। जिस आदमी ने उसे देखा, जो कि वॉक करने जा रहा था, इसने उसे पकड़ा। इतने में कुछ और लोग आ गए। पुलिस वाले भी बुला लिए गए और उसे मार मार कर, पीट पीट करके मार ही दिया गया। ये क्या बतलाता है हमें? एक 15 साल का युवा खाली पानी की बोतल लेकर के जा रहा था। कॉलोनी के कुछ लोग सुबह सुबह वॉक के लिए निकले थे। उसमें से एक आदमी ने उस युवा को देखा, उसे धर दबोचा। कुछ लोग और आए, इवन पुलिस वाले भी आए। मारा और पीटा और मार ही दिया। मारने पीटने के बाद जब वो मर गया, उसके कुछ समर्थक लोग और आए। पुलिस फायरिंग में उसमें से भी 4 लोग मारे गए। ये क्या था? ये बताता है हमारे चैप्टर का नाम, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। एनवायरनमेंट है अर्बन एनवायरनमेंट, द अर्बन लैंडस्केप, और सोसाइटी है जो कि हाईली स्ट्रेटिफाइड है, अनइक्वल सोसाइटी, जिसमें वो जो लड़का था वो अशोक विहार के पास से ही गुजर रही रेलवे लाइन के बगल में सरकारी खाली ज़मीन पर बने 10,000 झुग्गियों, 10,000 फैमिली, 10,000 झुग्गियों में से किसी एक फैमिली के पास आया था 26 जनवरी की परेड देखने। उसका पर्पस था कि मुझे परेड देखनी है। 10,000 परिवारों पर 3 टॉयलेट थे और हर टॉयलेट में 8 बूथ बने थे, तो कुल 24 बूथ, 10,000 परिवार, 24 बूथ, लगभग हर 2,000 परिवारों को उस एक बूथ को एक्सेस करना था। ये कैसे मुमकिन होगा? ऑप्शन यही बचता होगा कि ओपन डेफिकेशन की ओर जाइए। वो बच्चा शायद ओपन डेफिकेशन के लिए ही आया हो और वापस जाते हुए उसकी खाली बोतल देखी तो कॉलोनी के लोगों को ये समझ में आता था कि ये हमारे लैंडस्केप को गंदा करते हैं। एकमात्र ओपन स्पेस जो कि पार्क थी, उसको एक्सेस उस लड़के ने भी किया फॉर डेफिकेशन, और उसको एक्सेस कॉलोनी के लोग करते थे फॉर वॉक। दोनों ही के अपने विचार थे। एक के लिए कोई चारा नहीं था, वो एक ओपन स्पेस था जिसमें कि वो बाउंड था उस प्रोसेस के लिए जो नेचर ने उसमें इनहिबिट किया है, और एक अर्बन लाइफस्टाइल था जिसके लिए वो ग्रीन पार्क, अच्छे पेड़, अच्छी घास, अच्छे झूले और अच्छी खासी फेंसिंग के साथ सभ्य तरीके से योग, प्राणायाम और वॉक करने के लिए बना है। दोनों ही लोग अर्बन सेटिंग में हैं, दोनों ही अर्बन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, लेकिन दोनों ही का उस पार्क को लेके नज़रिया अलग था। मैं पार्क आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको वर्ड समझ आए, अदरवाइज़ मुझे बार बार मजबूर होना पड़ता है ये कहने के लिए कि आई नो इट्स पार्क, इट्स नॉट पार्क, इट्स पार्क, बट आपको बात समझ आए इसलिए मेरे हिसाब से पार्क। ओके, तो पार्क में वो बच्चा आया।
और वो मारा गया। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति ये है कि वो जिसके घर में आया था वो पर्सन पीछे ही इंडस्ट्रियल एस्टेट था जिसमें काम करता था, और हर तरह की अर्बन डेवलपमेंट की वही प्लानिंग जिस प्लानिंग में वर्कर्स के लिए, लेबरर्स के लिए शेल्टर्स नहीं बनाए जाते, ऐसे में वर्कर कहाँ रहेगा। तो उन्होंने सरकारी खाली पड़ी ज़मीन पर झुग्गियाँ बना ली और वहाँ पर रहने लगे। अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द अर्बन प्लानिंग। द सेम अर्बन एरिया जिसको इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री की वजह से लैंड मार्केट में लैंड की वैल्यू बहुत ही रेज्ड चाहिए, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ही रेज्ड चाहिए, जिसे कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी के रेवेन्यू चाहिए और इंडस्ट्री को वर्कर चाहिए, लेकिन वर्कर के सैलरी को देखते हुए रहने योग्य व्यवस्था कोई नहीं देना चाहता। ह्यूमन एस्पेक्ट कहीं भी नज़र नहीं आता। ओपन डेफिकेशन ना हो इसके प्रयास सबके हों, लेकिन फिर डेफिकेशन कहाँ हो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं देना चाहता। खुले में शौच ना करें ये सब कहते हैं, शौच फिर कहाँ करें इसकी व्यवस्था कोई देना नहीं चाहता। वही सोसाइटी जो कि उसी अर्बन एरिया में रेलवे लाइन के इस पार है, उसे वो पार्क भी मुहैया है, लेकिन उसी रेलवे लाइन के पार उसी शहर में एक समाज है जो 10,000 झुग्गियों में 3 टॉयलेट्स के दम पर जी रहा है। तो क्या आप ये नहीं मानते हैं कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट की बहुत सारी आज प्रॉब्लम्स हैं। मैनी कंसर्न्स आर देयर, मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर देयर, बट डोंट यू थिंक कि वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का एक तो रीज़न भी हम हैं, दैट इज़ द सोसाइटी, काफ़ी बड़े हद तक, और दूसरी तरफ उन मेंटल इश्यूज़ का, उन प्रॉब्लम्स का इसी सोसाइटी पर इम्पैक्ट भी वेरिएबल है, एक जैसा नहीं है। You cannot resolve environmental problems unless until you will not understand that environment and the issues concerned with the environment in the sociological framework. You have to understand the environmental concerns in sociological framework. Unless until you are not doing this, ultimately you will not achieve any target related to the sustainable development. So sustainable development is, if the sustainable development is the solution, then the solution ultimately lies somewhere else. It is in the remedies provided by the society or the government or the organizations to the different social issues. Only then you can rectify the environmental concerns, only then you can provide remedies to those issues. You have to end the inequalities based on gender, based on caste, based on class. You have to focus on equitable resource distribution. If you are not doing this, you will not be able to resolve the environmental problems. That is the biggest aspect. इसी चीज़ को हम आज के लेक्चर में, आज के चैप्टर में अप्रोच करेंगे डिफरेंट एंगल्स के वाया। थोड़ा थोड़ा खोलते रहना बीच बीच में, ओके? किस तरह से हम इसे अप्रोच करते हैं, हमने पिछले लेक्चर के तहत भी आपको ये बहुत अच्छे से बताया, आज भी बात करते हैं। देखिए, जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, मैंने आपको समझाया था, बात इकोलॉजी की आती है, और जब इकोलॉजी की बात आती है तो सिंपल सी कहानी है कि इकोलॉजी इज़ द वेब ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस ऑफ विच ह्यूमन्स आर वन ऑफ एलिमेंट। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था ये किस फिजिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, वेब। व्हाई इट इज़ अ वेब? बिकॉज मैनी इकोसिस्टम्स आर देयर, बिकॉज मैनी इकोसिस्टम्स आर देयर ना, and ultimately if we are talking about one ecosystem, so ecology is somewhere encapsulating all the ecosystems, so that's why it's a web, it's a web.
सो लेट्स टॉक अबाउट वन इकोसिस्टम. हमने लास्ट लेक्चर में भी किया, उसकी डिटेलिंग कर देते हैं. सपोज आप एक अर्बन इकोसिस्टम में रह रहे हैं. मैनी फिजिकल processes are there. The very first physical process is the sun and the exchange of the energy by the way of sunlight. Then the air, then rain, then river, lake, pond, underground water table, everything. All are the physical elements of a particular ecosystem, and all the physical elements are important to shape the biological life forms. आई बात समझ में? They are very very important. Physical elements में किसी भी तरह की अल्टरेशन biological processes में अल्टरेशन करने जैसा है. जैसे किसी भी तरह की प्रजातियों के द्वारा, किन्हीं भी तरह की बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स के द्वारा, और इफ़ यू बायोलॉजिकल और लाइफ फॉर्म दोनों वर्ड एक साथ यूज़ कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होइएगा. जब मैंने बायो वर्ड यूज़ कर ही लिया है तो मैं लाइफ फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ. बट देखो, बच्चों को क्लैरिटी करनी पड़ती है. कई बार हमसे भी कई बड़े बड़े शिक्षक भी बैठ कर के लेक्चर देखेंगे, वो कई बार कह सकते हैं देख यार मूर्ख, बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स ये क्या हुआ? जब बायोलॉजी कह ही दिया तो काहे लाइफ फॉर्म्स? मैं बच्चा हूँ और मैं बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत कुछ कहता रहता हूँ. आप कृपया मेरी बातों पे ध्यान ना दिया करें. आप और पढ़ें और अच्छे से लोगों को पढ़ाएं. हम सब मिलके पढ़ाएं. ज़रूरी नहीं कि हम पढ़ते ही रहें. ओके, ठीक है ना? तो सपोज़ अगर आप किसी बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म की बात कर रहे हैं, इन सभी ने एक स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है. जैसे इस समय आपने एक स्पेस ऑक्यूपाई किया है यहाँ इस क्लास में. जानते हैं ये क्लास हम सभी के लिए, हम सब पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए, इट इज़ अ निच. इट इज़ अ निच. इसे निच कहते हैं. कई बार आप इसे निश भी पढ़ेंगे, NICHE, निच. ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए. इसी तरह से लाइफ फॉर्म्स के लिए ये निच बड़ा ज़रूरी होता है. तो जैसे ही अगर मैं फिज़िकल एलिमेंट में अल्ट्रेशन करूं, सपोज़ कीजिए जो निच उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, जो स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, मैं उसमें अल्ट्रेशन कर दूं. जैसे कि मैं वो जो लैंड है उसकी सॉइल का कैरेक्टर बदल दूं. जो लाइफ फॉर्म्स पिछली सॉइल की क्वालिटीज़ के साथ सब सस्टेन कर रही थी, वो नई सॉइल के साथ अब सस्टेन नहीं कर पाएंगी. जैसे कि फॉरेस्ट फायर के बाद बड़े पैमाने पर मिट्टी का जो गुण है वो बदल जाता है. सॉइल की क्वालिटीज़ अल्टर हो जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं. इसी तरह से कुछ लाइफ फॉर्म्स फिर सर्वाइव कर पाती हैं, कुछ का एंड हो जाता है. क्योंकि जैसे ही आप फिज़िकल एलिमेंट में बदलाव करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में बदलाव आ जाता है. जैसे ही आप इस निच को एक वेट निच से ड्राई निच में कन्वर्ट कर देंगे. जैसे सपोज़ कीजिए वहाँ से एक नदी गुजरती है, आपने नदी का रूट बदल करके उसे डाइवर्ट कर दिया है और वहाँ पर अब नदी नहीं जाती. तो यहाँ पर वेट लाइफ फॉर्म्स यानी कि वेट वेजिटेशन ना हो करके अब ड्राई वेजिटेशन होगी. तो जैसे ही आपने फिज़िकल एलिमेंट बदला, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बदल जाएंगे. ओके, सो ऑल द टाइम रेन, soil, water in the form of river, lakes, pond, underground water, wind system, every element, rocks, all the physical elements, they are very, very important. In collaboration with biology, in collaboration with biological element, such physical elements are developing physical processes. And the biological elements are developing biological processes. Collectively, we can call them biophysical processes. And ultimately, that biophysical process is based on a flow of energy or the material or many other processes. So, it is in itself is called a biophysical system. So, it is the biophysical processes, biophysical systems. Such terminologies are very, very important.
You can discuss about any ecosystem, the grassland ecosystem. Life is different because it is grass. The marine ecosystem, pond, lakes, river, oceans, seas, it is a water, so life forms are different. Okay, the mountain ecosystem, the desert ecosystem, many ecosystems are there. Ultimately we are talking about the ecology. In ecology we will study definitely ecosystem. Ecosystem is a part of ecology. Okay, so that's why ecology is a web of ecosystems. Ultimately you can call it the web of biological and physical processes. So it's the web. But that web, why in a subject of society हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई ecology के बारे में? Because we are talking about the environment. Environment which जो हमसे कंसर्न रखता है, एनवायरनमेंट जो हमसे कंसर्न रखता है. आज आउटर स्पेस हमसे कितना ज़्यादा कंसर्न रखता है, क्योंकि आज हम कई चीज़ों पर निर्भर हैं, इंटरनेट और बाकी सर्विसेज पे. तो आउटर स्पेस एक समय में वो भी हमारा एनवायरनमेंट ही है देखा जाए, और जैसे ही उसका कंसर्न हमसे इतना महत्वपूर्ण है वो इकोलॉजी का हिस्सा बन जाएगा. हमें ख्याल रखना पड़ेगा वहाँ पे कितना गंद फैल रहा है, सैटेलाइट्स का कितना नहीं, इन चीज़ों पर भी विचार होने लगेगा. आई बात समझ में? तो ये जो आपने फिज़िकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात की, ह्यूमन इसका पार्ट है. ह्यूमन आज इसका पार्ट है. क्यों? ह्यूमन एनिमल ही तो है, तो पार्ट कैसे नहीं होगा? फॉरेस्ट में जाते हैं, सिगरेट जला के वहाँ फेंक आते हैं, पूरा जंगल जल जाता है, पार्ट ही होंगे. हम नहीं जब थे और बंदरों से कहो सिगरेट जलाए, जब आप नहीं थे तब बंदर थे, उनको कहो सिगरेट जला के दिखाएं. पहले सिगरेट मैन्युफैक्चर करें फिर जलाएं, नॉट पॉसिबल. तब भी आग लगती है जंगलों को, प्राकृतिक, लेकिन आप नहीं लगा रहे. जानवर से कहो आग जलाए लकड़ियाँ इकट्ठी करके, कभी देखा बंदर लकड़ी लुकड़ी लेकर के आया और पत्थर लेके बैठा और बह रहा है आग जलाओ? छल्लियाँ भूनते देखा कभी उसे? ये आप ही है ना, वो देखता है बैठ करके ऐसा, क्या कर रहा है ये, छल्ली भून रहा है, छीन के ले जाता है, 2 बार खाता है, फेंक देता है. बकवास चीज़ है, इट्स नॉट गुड फॉर द टेस्ट. कोल्ड ड्रिंक ले जाता है, पीता है, देखता है नॉट गुड, वो भी फेंक देता है. आज भी वो बिगड़ा नहीं, पीना उसे पानी है. आई बात समझ में? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को वो बियर नहीं कर सकता. आप पी कैसे करते हैं, लेकिन वो कैरी नहीं कर सकता. वो नर्वस हो जाता है, कहता है ये क्या अंदर फेंक देता है कि मर ना जाऊँ, कहीं मुझे शिकार करने का कोई तरीका तो नहीं, जाल तो नहीं बिछाया शिकारियों ने. तो जब ह्यूमन नहीं थे भाई, हम एनिमल की फॉर्म में तो थे, तो हम उस एनिमल की फॉर्म में, मैं एक एनिमल था. मैं क्या करता था, बहती हुई नदी में यहाँ से छोटे छोटे इंसेक्ट से फिर बड़े बड़े जानवर बनने लगे. तो कई तरह के इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स सब आ गए. ये जा करके वहाँ पानी पिया करते थे, और मैं तब एक जानवर था. मैंने इन सबको खाना शुरू कर दिया. जब मैं इनको खा खू जाऊँगा, घास इतनी हो जाएगी, क्योंकि मैंने किसको खा लिया, हिरन को. हिरन घास खाता था, पर मैंने हिरन खा लिया, घास इतनी. आप कहेंगे आप बड़े लगे हो शेर, हम सारे बंदर और आप शेर थे जो हिरन खा जाते थे. बेटा मैं तो वो जानवर हूँ जो शेर भी खा गया. शेरों को बचाना पड़ रहा है. कौन सा जानवर खा गया? इंसान. और जानते हो क्यों बचाना पड़ रहा है? शेर बचाने पड़ेंगे, वरना जंगलों का संतुलन बिगड़ जाएगा. आज शेर नहीं है, तो मैंने कितनी बार ये उदाहरण पहले भी दिया कि जो बिहार की सरकार है, वो पुलिस बल तैनात करके और पंचायतों को हथियार दे करके ये कहती है कि पर डे इतनी नीलगाय आप मार सकते हो, क्योंकि जंगलों से नीलगाय निकल के खेतों में आती, खेत बर्बाद कर देती. क्यों इतने बड़े पैमाने पर नीलगाय है? कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि उन्हें खाने वाले प्रेडेटर्स ख़त्म हो गए.
जैसे कि शेर रहता तो नीलगाय ना ख़त्म होती। और आप अगर जंगलों का साइज़ छोटा ना करते तो तेंदुआ भाग के कभी आपके शहर जलंधर ना आता। लेकिन उसे गलती लग गई, वो होशियारपुर से भागा भागा यहाँ आ गया। उसने देखा अरे लम्बा पिंड गाँव, दादाजी तो कहते थे कि यहाँ पे मैं अमूमन आ जाया करता था दादी को मिलने, शिकार भी रहता था, मौज भी लेते, ये कौन से लोग आ गए भाई? क्योंकि ये उसकी रेंज हुआ करती थी। भटकता भटकता आ गया। जानते हो क्यों? जंगल में शिकार कम पड़ रहे हैं। बंदरों को तुमने ब्रेड डाल डाल के वैसे ही हाईवे के किनारे ला के खड़ा कर दिया। तेंदुआ हाईवे किनारे आ नहीं सकता, डर है कि शिकारी ना मार दे। बंदर जंगल के अंदर जाते नहीं, कहते जब सड़क पे बात बन रही है लाइफ को एट रिस्क लगा के अंदर क्यों जाएं? जब एफडी से इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है क्यों जाएं शेयर मार्केट में? हाईवेज आर देयर। उल्ट पीठ के बल लेटे होते हैं, हाथ पीछे करके टांगे ऊपर रख के, कहते बेड से भैया पेट भर गया। छोटे बच्चों की ड्यूटी लगाते हैं कि केले वाला कोई आए तो पकड़ा बताना, कोई केले गाड़ी से फेंके तो बताना, हम अलर्ट हो जाएंगे। लोग भी बातें करते कहते हैं आजकल ब्रेड से तो बंदर भी नहीं आ रहे। साले एक रोड के किनारे रहते हैं, ब्रेड गाड़ियों के नीचे आ रही, पूरा पुण्य नहीं लगा, पूरा पुण्य लगवाना है। कहते केले डाले हैं बेटा कभी? केले की तरह काम सीधे हो जाएंगे तुम्हारे सारे, केले डालो। कहते इस बार केले डालेंगे। केले डाल रहे हैं, संतरे। जानवर कह रहा है भाई वो फल पता करो जो मैं खाता भी हूँ, ये खट्टे फल कहाँ से ले आए? संतरा ले आए, चीकू ले आओ कुछ, तो चुन चुन करके उसको फल। तेंदुआ अपने साथियों से बात कर रहा है आजकल बंदर कहाँ है? कहते साले रोड पे बैठे रहते हैं। कहते क्यों? कहते माल वहीं मिल रहा है इनको। कहता यार ये गलत बात है, कोई ऐसा पंथ चलाओ, कोई ऐसा भी विचारधारा चलाओ कि वो सड़कों पे मांस भी फेंके, पुण्य लगाने के लिए। फिर हम भी आएंगे सड़कों पे और उन्हें समझा देना कि हमसे डरे ना। तो आप कितना बदल सकते हैं जंगलों को, जानते हो? हाईवे पे ये फेंक करके, सिगरेट से चिंगारी लगा करके और जानवरों का शिकार करके आपने पूरा इकोसिस्टम बदल डाला। तो आप तो पार्ट हो उसके यार। आज मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, वो जो घने घने से जंगल थे वो कहाँ चले गए? तुम लोगों ने अच्छी खूबसूरत वुड पैनलिंग, बढ़िया सागवान का बेड एंड हाई लेवल की अपनी कुर्सियाँ, चेयर सब बना ली। जंगल कट गए, जंगल कट गए। हर पेड़ पर रहने वाला जानवर मर गया, जानवर मर गया, उस पर निर्भर बड़ा जानवर मर गया। पेड़ों से दाने गिरा करते थे, छोटे छोटे दाने। सारा दिन उन्हें चिड़ियाँ चुगती रहती थीं, गिलहरियाँ खाती रहती थी। इन गिलहरियों को दबोच के बिल्ली खाती थी, बिल्ली को दबोच करके जैकाल खाता था, जैकाल को जैगुआर खाता था, जैगुआर को फिर कोई और खा जाता था। पेड़ ही ख़त्म, सारा स्यापा ही ख़त्म। जैकाल की भी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, जैगुआर भी अनएम्प्लॉयड हो गया। एक ऐसा समय आया कि बेरोजगारी में मर गए बेचारे। कहते कोई रोजगार ही नहीं, कोई धंधा ही नहीं, ना कोई गिलहरी है, ना कोई कहते कोई चींटी है, ना चींटियों को खाने वाली कोई छोटी छोटी और जानवर हैं, ना उन्हें खाने वाले साले कोई चिड़ियाँ हैं, ना कोई गिलहरियाँ, ना गिलहरियों खाने वाले कोई बिल्लियाँ, ना बिल्लियों खाने वाले जैकाल, ना जैकाल खाने वाले जैगुआर। क्या है जीवन? बेरोजगारी में कितने दिन चल पाएंगे? कब तक इंसान फिलैंथ्रोपिक हो करके गाय भैंस का मांस हमें फेंकता रहेगा जंगल में आके टूरिस्टों को मज़ा देने के लिए? मर आ गए। और तुम कहते हो कि तुम इकोलॉजी को प्रभावित नहीं कर सकते। तुम तो दिन रात इकोलॉजी की चूं से चैं बजा रहे हो। जहाँ से तुम लकड़ियाँ नहीं काट के लाते, वो अपना परसों उन्होंने शादी वादी रचाई है, कि बड़ी मुश्किल से जैगुआर की और तेंदुओं की बात बनी। तेंदुई की शादी कराई उन्होंने जैगुआर के साथ, वो अपना आज पार्टी करने वाले। तुम लोगों ने डैम का पानी छोड़ दिया, उधर से पानी भागा आ रहा है, वो देख रहे, कहते ये क्या आ रहा है भाई? कहते पानी आ गया भाई, पानी फिर गया किस्मत पे। जिनको तो तैरना आता था बच गए, बाकी वहीं डूब के मर गए।
हम तो श्रद्धांजलि भी नहीं देने जाएंगे उन्हें। जो दूसरे बचे हुए थे कहते देखा ऊंचाई पे रहने का फ़ायदा, समझ आ गई, अब एंड में बंदर ही बचेंगे। कहते कोई बात नहीं, डैम बना के बहती नदी का पानी रोक दिया, उनके पहाड़ भी डूब गए। कहते अब लूप बच ले बेटे एंड वाले, और तुम कहते हो कि तुम इकोलॉजी को प्रभावित नहीं कर सकते। डैम बनाने से टनल बनाने तक, पेड़ उखाड़ने से सड़कें खोदने तक, तुम हर चीज़ को प्रभावित कर सकते हो। यहाँ से मोगे तक जाने वाली सड़क चौड़ी हो रही है, सड़क दोनों तरफ से उखाड़ दी गई, ये कमरे जितनी चौड़ी चौड़ी जड़ें निकाली गई पेड़ों की मशीनों से। उन पेड़ों पर बेअंत पक्षी बैठते होंगे, आज दूर दूर तक बैठने को कुछ नहीं होगा। किसी के हाथों तो मर ही जाएंगे, नहीं तो खुद मारे जाएंगे। तो तुम पार्ट हो भाई इकोलॉजी का, यूर अ पार्ट। आई बात समझ में? तुम पार्ट हो। तुमको पता है ये जो कुत्ते इधर से उधर से इधर भागते हैं, तुम मन में कई बार विचार करते होगे कि यार कुत्ते की मौत आई है सड़क पे क्यों आ जाता है, हाईवे पे क्यों आ जाता है। एक्चुअली में सड़क आई है और तुम आए हो कुत्ते के रास्ते में, कुत्ता तुम्हारे रास्ते में नहीं आया। वहाँ पे तो खेत था पहले। ये जो LPU में तुमने लवली यूनिवर्सिटी बाहर ये जो 6 लेन हाईवे बनाया, ये जब मैं पहले की बात बताता हूँ, जब मैं जाता था ये इतनी सी सड़क थी, तुमने उन खेतों को घेर करके वहाँ पर सड़कें बनाई। कुत्तों के तो पूर्वज सदा ही इधर से उधर शिकार के लिए आते जाते थे। जानवर, अब जानवर इधर रहता है, पानी उधर था तालाब, बीच में से तुमने निकाल दी हाईवे, पानी पीने तो वो उधर जाएगा बेचारा, मरेगा तो नहीं। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में तुम इसे किसी जगह पे जगह भी नहीं दोगे, किसी पेज में स्थान नहीं दोगे इस बात को, किसी पेज में स्थान नहीं आएगा कि यहाँ पर जो लोकल एनिमल हैं जैसे कि बिल्ली, चूहे, कुत्ते, ये पानी पूनी पीने उधर जाते हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है और रास्ते में हमने हाईवे बना दिया है, जब ये रोड क्रॉस करेंगे तो मर जाएंगे। वो फिर गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं, इवन एक्सीडेंट भी होते हैं। तो एक्चुअली में आप अपने द्वारा तैयार किए जा रहे इन सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अपने द्वारा कंज्यूम किए जा रहे आर्टिकल्स और आपकी जो निर्भरता है जंगलों पर यानी कि प्रकृति पर, इसकी निरंतर बढ़ते दायरे के आधार पर बहुत प्रभावित करते हैं इकोलॉजी को। आप पार्ट हैं इकोलॉजी का, इसीलिए हम इकोलॉजी को आज सोसाइटी में पढ़ रहे हैं। जानते हो क्यों? अगर समाज के विकास का आधार एक अलग सोच बन जाए जैसे कि कैपिटलिज्म, तो आप इस इकोलॉजी को डिफरेंट मैनर में इम्पैक्ट करेंगे। और समाज के विकास का आधार अगर सोशलिज्म बन जाए तो आप फिर डिफरेंट ही मैनर में इम्पैक्ट करेंगे। अगर समाज के विकास का आधार गांधीयनिज्म हो जाए, द गांधीयन आइडियोलॉजी, फिर आप इसका बिल्कुल डिफरेंट मैनर में इकोलॉजी को इम्पैक्ट करेंगे। आई बात समझ में? तो समाज है जो विभिन्न विचारधाराओं से चलता है और उन्हीं विचारधाराओं के तहत जब वो विकास की गाथा गढ़ता है तो वो अपनी इकोलॉजी को फिर उसी मैनर में प्रभावित करता है। इसलिए हम एनवायरनमेंट को सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट एट द एंड सोसाइटी को ही प्रभावित कर रहा है। तो दोनों को एक साथ हम पढ़ते हैं। बात समझ में आई? किसी को इसमें कोई दिक्कत आई? पूजा मैसेज कर रही हो बेटा? ये बहुत बचते हैं क्योंकि ये इकोलॉजी है ना। इतनी बात समझ में आ गई? इस पर किसी को भी डाउट? मुझे बताइए, मैं इकोलॉजी को ना पढ़ूं सोशोलॉजी में? पढ़ूं ना? पढ़ना चाहिए ना। जैसे ये जो तुम लोग परेशान हो, खांसी जुकाम नज़ले सांस से, ये तुम परेशान हो इस हवा के कारण। हवा जानते हो प्रदूषित है और प्रदूषण का कारण आवाज़ों में सुन ही रहा होगा। 1 मिनट भी आवाज़ चुप नहीं हुई नीचे सड़क पर, लेकिन खांसते हुए तुम बैठोगे तो उसी वाहन में जा कर के ना तुम इस पर्यावरण से प्रभावित भी हो। लेकिन मेरे बच्चों, तुम इस पर्यावरण को प्रभावित भी कर रहे हो। तो मैं एक दिन तो तुमसे पूछूंगा ना,
तुम कभी खुद से ये तो पूछोगे ना, किस हद तक मैं इस पर्यावरण को प्रभावित कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इससे एक हद तक ही प्रभावित हो सकता हूँ मेरे भाई, वरना मेरा जीना मुश्किल। जिस दिन तुम ये समझ गए ना कि तुम्हारी पर्यावरण से प्रभावित होने की एक सीमा है, नेगेटिव मैनर में प्रभावित होने की, उस दिन तुम उसे प्रभावित करना छोड़ दोगे। आई बात समझ में? अभी तो तुम ये बच जाते हो कह के कि मैंने यहाँ पे गंद डाला है पानी में, तो क्या हुआ, हम जो पानी पीते हैं वो तो कहीं दूर से आता है। अभी तो तुम बच जाते हो हिमाचल में जाके गंद फेंक के पहाड़ों पे कि हमारा तो पानी जलंधर से आता है। बेटो, वो पानी तो जलंधर से आता है, लेकिन जलंधर में पानी कहाँ से आता है इसका पता लगाना ज़रूरी है। आई बात समझ में? जिस दिन वो ब्यास और ये सतलुज सूख जाएगी, जिस दिन बचा खुचा ज़मीनी पानी भी नदियों के सूखने की वजह से शुष्क पड़ चुकी ज़मीनों में डालने के लिए अंदर से खींच लेगा मोटर लगा के, उस दिन देखेंगे जलंधर में पानी कहाँ से आता है। उस दिन देखेंगे तुम्हारी पानी की टंकियाँ जो 3 बार से 2 बार पानी देने लगी है ना मोहल्ले में, ये 2 बार से जब 1 बार देने पे आ जाएंगी तब बात करेंगे। तुम जो उठते नहीं हो 10 बजे तक ना, तीर की तरह उठोगे सुबह 3 बजे नहाने। जैसे तीर उठते हैं ना, तीर एकदम सीधे, वैसे उठोगे, क्योंकि पानी 17 मिनट के लिए आया करेगा। और ये मखौल नहीं है। अगर इस देश में इस शताब्दी में हम लोग 3 महीने के लिए अंदर लॉक किए जा सकते हैं ना, तो बेटा ये दिन भी नहीं, तुम नहीं कह सकते हो ऐसा थोड़ी ना होगा, क्योंकि आज से 2 साल पहले हम लोग ये भी कहते थे ऐसा थोड़ी ना होता है। हो गया ना। फिर कैसे टाइम होते थे, शाम का 5 बजे तक का क्लोजिंग टाइम, 6, 7, 8, 9, 10, फिर कैसे बैठे रहते थे कि 6 बजे तक हम बाहर ही नहीं जा सकते, 6 के बाहर। तो फिर पुलिस वाले कहते थे हाँ नहीं जा सकते, चलो अंदर चल। फिर कहते थे ऐसे कोई मैरिज अगर हमने रात को करनी है, सुबह हमारी तो बहुत लंबी चौड़ी रिश्तेदारी है, 20 आदमी, 21वें का वो करेंगे कि वो 21वीं सदी में जन्म लेने से पछताएगा। और ये तय कर लेना सारे 20 मिलके कि 21वां कौन कहलाना चाहता है। बेटा एक भी ना आएगा तो सब हो जाएगा, तुम घबराओ मत। ये सत्य अटल मैं तुमको बता दूं, होगा ये पक्का। और तुम कह दोगे ये मैं किस आधार पे, बेटा तुम ब्लेस्ड हो, प्रिविलेज्ड हो, ये हो रहा है। विदर्भ चले जाना, महाराष्ट्र में 15 दिन में 1 दिन पानी आता है गांव के अंदर। ये हो रहा है, जीवन ऐसे ही चल रहा है। तुम्हें नहीं पता वो अलग बात है। तो कहने का मतलब तीर की तरह 3 बजे भी उठोगे। तो ये तुमको निर्धारित करना है कि तुम पर्यावरण को कितना प्रभावित कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी निर्भरता पूर्ण रूप में पर्यावरण पर है, मटीरियल वाइज भी, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वाइज भी। यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट जितना तुम इम्पैक्ट करोगे वो तुमको रिवर्स में इम्पैक्ट करेगा, और तुम्हारी इम्पैक्ट होने की क्षमता है, उससे ज़्यादा तुम इम्पैक्ट नहीं हो सकते। फिर बैठे रहेंगे हम। इसलिए सोसाइटी में पढ़ रहे हैं हम इस टॉपिक को। इतनी बात समझ में आई? तो इकोलॉजी इज द वेब ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस ऑफ विच ह्यूमंस आर वन ऑफ द एलिमेंट। इस बात को समझना है हमें। सोशल एनवायरनमेंट emerge from the interaction between biophysical ecology and human interventions। बायो और फिजिकल इकोलॉजी समझ आ गई होगी बात। सोशल एनवायरनमेंट, अब वर्ड समझ आ गया होगा कि एनवायरनमेंट इज एनवायरनमेंट ओनली, नो, द सोशल एनवायरनमेंट। आई विल टेल यू व्हाई। इकोलॉजी कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो हमने क्या देखा बेटा मीना, ये देखा जो मैं दिखा रहा हूँ। देखो बायोफिजिकल सिस्टम एंड प्रोसेस, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेसेस ऑफ विच ह्यूमंस आर वन ऑफ द एलिमेंट में एक कहानी ये है कि इकोलॉजी के मद्देनज़र 2 चीज़ों का बड़ा खूबसूरत समन्वय है। माने
संबंध माने सिंक्रोनाइजेशन। ओके, जैसे इकोलॉजी के अंदर फिजिकल एलिमेंट, इनसे जन्मेगा ना प्रोसेस और सिस्टम। मैं एलिमेंट वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। फिजिकल एलिमेंट में मैं ऐसा कह सकता हूँ बेटा पूजा, लैंड एंड वाटर कह सकता हूँ ना। अच्छा, लैंड से जुड़ी चीज़ों के लिए मैं वर्ड ज्योग्राफी, और वाटर से जुड़ी हुई बातों के लिए हाइड्रोलॉजी यूज़ कर सकता हूँ ना। कलम देखें अच्छे से, ये ना एक्चुअली मैं बिना ढक कर के रखता हूँ ना, सूख जाती है। मेरे अच्छे बच्चे की तरह ना इसका ढक्कन ढूंढ के बंद किया करो। इकोलॉजी के अंदर अगर हम ये देखें तो ज्योग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी में आपसी इंटरेक्शन बहुत सारी बायोलॉजिकल और फिज़िकल प्रोसेसेस को इम्पैक्ट करती है। जैसे कि आप स्वयं जानते हैं ड्राई लैंड, तो ड्राई लैंड के पेड़ पौधे कैसे होते हैं पलक? सूखे प्रदेशों में जो पेड़ पौधे होते हैं ना बच्चे, उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जानती हो क्यों? पानी के तलाश में वो जड़ें बहुत दूर चली जाती हैं। सूखे प्रदेश के पेड़ों की जो बार्क रहती है यानी कि छाल, ये मोटी और बहुत ही खुरदुरी रहती है ताकि पेड़ का पानी बाहर की ओर एनवायरनमेंट में इवेपोरेट ना हो सके, एस्केप ना हो सके, पानी अंदर बचा रहे। जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही वैक्सी होती हैं और वो सन को सीधे एक्सपोज नहीं करती, ऐसी शेप एक्वायर करती हैं। आई बात समझ में? इस तरह के बहुत से गुण, और अधिकतर यहाँ पर इन पौधों पर कांटे होते हैं, कंटीले। ओके, देखो ज्योग्राफी और हाइड्रोलॉजी का रिश्ता पेड़ पौधे ही बदल दिया। और पेड़ पौधे बदल देने से क्या होगा? रेगिस्तानों में ज़्यादातर क्या मिलते हैं? नहीं बेटा, जानवरों की बात बताओ। सांप, केकड़े, बिच्छुए हैं? कैमल तक तो आएंगे अभी। कैमल तो जिद पे आ जाएं तो कहीं से भी ले आते हैं लोग। वो तो अपनी ज़रूरत के लिए एक व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट वहाँ यूज़ किया कि रेत में बढ़िया से चल लेता है। वैसे वहाँ जाएंगे तो बिच्छू, सांप, एक से एक तरह की लिजर्ड्स हैं, बरो एनिमल्स, खड्डे कर करके जो ज़मीन के अंदर जा करके रहना सीख लेते हैं, वो मॉइस्चर रिडन एरियाज़ में ऐसे जीव जंतु मिलते हैं। आई बात समझ में? देखो एनिमल भी बदल गया, प्लांट भी बदल गया, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा सुंदरबन डेल्टा ऑफ वेस्ट बंगाल, जहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, वहाँ पर एक शेर पाया जाता है, द रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर वहाँ पर महत्वपूर्ण है। टाइगर है तो कोई कारण है, यानी कि वैसी वाइल्ड लाइफ है, यानी कि वैसी वेजिटेशन है, क्योंकि वर्षा है और पानी हल्का हल्का ब्रैकिश है, खारा खारा नमकीन पानी नदी के पानी से मिलता है, समुद्र का नमकीन पानी। तो देखिए बिल्कुल वैसी ही लाइफ। तो इकोलॉजी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एलिमेंट बेटा पूजा आपस में इंटरेक्ट कर करके लाइफ फॉर्म्स को शेप करते हैं। इकोलॉजी यानी कि एनवायरनमेंट किसको शेप करता है? लाइफ इन द फॉर्म ऑफ एनिमल, दैट इज द फौना, फौना इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेशन, दैट इज फ्लोरा, फ्लोरा एंड फौना। तो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एलिमेंट जैसे कि लेक, पॉन्ड, रिवर, माउंटेन, सॉइल, एवरी रॉक्स, मिनरल्स, ये सभी के सभी फ्लोरा, फौना, इन चीज़ तो शेप करते हैं। इसको कहते हैं शेप देना। और अगर इनमें इतनी क्षमता है तो हम भी एक जानवर ही हैं, फिर ये हमें भी तो शेप देते हैं। तो डेजर्ट के लोगों का और सुंदरबन डेल्टा के लोगों का रहना